नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि टेट एंड सीटेट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट द फर्स्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन वाज रूल्स अस। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पहले स्तर पर बच्चे नियमों को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन ए लचीला, ऑप्शन बी निश्चित और पूर्ण, ऑप्शन सी स्वयं द्वारा बनाए गए, ऑप्शन डी मीनिंगलेस अर्थहीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। क्वेश्चन सेकंड, एक बच्चा केवल सजा या डॉट से बचने के लिए अपने माता पिता के आदेशों का पालन करता है, यह कौन सा चरण है? अ चाइल्ड obeys his parents order just to avoid getting grounded, which stage is this? एक बच्चा अपनी सजा और डांट से बचना चाहता है या उसके लिए अपने माता पिता के आदेशों का पालन करता है, तो कौन सा चरण होगा? पहला गुड बॉय ओरिएंटेशन, एक अच्छा लड़का अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। क्वेश्चन 3, इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, दिस टाइप ऑफ रीजनिंग रिप्रेजेंट्स विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी? यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, यह किस प्रकार का तर्क कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? ए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, दंड और आज्ञाकारिता, या टिट फॉर टेट, या फिर कानून और व्यवस्था। तो अगर आप मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा मैं आपके साथ करूंगा, या आप मेरी मदद करेंगे मैं आपकी मदद करूंगा, तो यह जो है टिट फॉर टेट जैसे को तैसा वाला कंसेप्ट आएगा। तो इसका आंसर होगा सहायक सापेक्षवादिता अभिविन्यास जैसे को तैसा। क्वेश्चन 4, एट द प्री कन्वेंशनल लेवल द मोटिवेशंस फॉर मोरल बिहेवियर इज ड्राइवन बाय। पूर्व पारंपरिक स्तर पर नैतिक व्यवहार की प्रेरणा किसके द्वारा संचालित होती है? ऑप्शन ए सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर के द्वारा, ऑप्शन बी इंटरनल कॉन्साइंस आंतरिक विवेक के द्वारा, ऑप्शन सी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स बाहरी पुरस्कार और दंड के द्वारा, या ऑप्शन डी रिस्पेक्ट फॉर लॉ कानूनों के प्रति सम्मान। तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा। क्वेश्चन 5, मिनी अपना लंच रोहन के साथ शेयर करती है क्योंकि रोहन ने कल अपनी इरेजर उसके साथ शेयर की थी। मिनी किस चरण में है, किस स्टेज में है? मिनी शेयर्स हर लंच विद रोहन बिकॉज रोहन हैड शेयर्ड हिज इरेजर विद हर यस्टरडे। मिनी इज एट विच स्टेज? देखिए, स्टेज 1 पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड एंड आज्ञाकारिता, स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज व्यक्तिगतता और विनिमय, स्टेज 3 गुड बॉय गुड गर्ल अच्छा लड़का अच्छा लड़की, या स्टेज 4 सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन बी का ऑप्शन, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। एट द कन्वेंशनल लेवल अ चाइल्ड मॉरलिटी इज डिटरमाइंड बाय। पारंपरिक स्तर पर एक बच्चे की नैतिकता किसके द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए पर्सनल फिजिकल नीड्स व्यक्तिगत शारीरिक जरूरतों के कारण, ऑप्शन बी एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी परिवार और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स वैश्विक मानवाधिकार के लिए, ऑप्शन डी फियर ऑफ पॉलिस। तो देखिए यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल पर जो बच्चे में मॉरलिटी विकसित होती है निर्धारित होती है वो होती है परिवार समाज की अपेक्षाओं के पूर्ति के लिए। क्वेश्चन 7, सोनू स्टडीज हार्ड बिकॉज ही वांट्स हिज टीचर टू प्रेज हिम इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास एज अ गुड स्टूडेंट। सोनू इज एट विच स्टेज? सोनू इसलिए मन लगाकर पढ़ रहा है क्योंकि वह चाहता है कि उसकी कक्षा में उसका शिक्षक जो है वो उसे क्या करे, अच्छे छात्र के रूप में बोलकर उसकी तारीफ करे या उसको सम्मानित करे। तो वो किस स्टेज में है? ऑप्शन ए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कानून और व्यवस्था अभिन्यास, ऑप्शन बी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन दंड और आज्ञाकारिता के कारण, या ऑप्शन सी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के कारण, या ऑप्शन डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर वो किस कारण कर रहा है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के कारण। ये कौन सी स्टेज है? ये स्टेज आप मुझे बताएंगे ये किस स्टेज में आएगा और किस लेवल में आएगा? गुड बॉय एंड गुड गर्ल। क्वेश्चन 8, व्हाई इज स्टेज 3 ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी कॉल्ड द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन? कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण 3 को अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास क्यों कहा जाता है? बिकॉज चिल्ड्रन वॉन्ट्स टू अवॉइड पनिशमेंट क्योंकि बच्चे दंड से बचना चाहते हैं,
ऑप्शन बी बिकॉज चिल्ड्रन वांट अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बच्चे दूसरों से स्वीकृति और प्रशंसा चाहते हैं। या सी बिकॉज चिल्ड्रन आर अबाउट केयर अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि बच्चे सामाजिक अनुबंधों की परवाह करते हैं। या ऑप्शन डी बिकॉज चिल्ड्रन वांट्स टू ब्रेक रूल्स, क्योंकि बच्चे नियम तोड़ना चाहते हैं। तो 8th का आंसर आएगा बिकॉज चिल्ड्रन वांट्स अप्रूवल एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, अ पर्सन refuses to run a red light even at midnight because rules are rules and everyone must follow them. This is an example of, एक व्यक्ति आधी रात को भी रेड लाइट पार करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उसका मानना है कि नियम तो नियम है और सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। यह किसका उदाहरण है? स्टेज 1 पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का, दंड और आज्ञाकारिता का, या स्टेज 2 सेल्फ इंटरेस्ट का, आत्महित के कारण, या ऑप्शन सी लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था के कारण, या स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल है या सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो क्वेश्चन 9 का आंसर आएगा यह इस कारण है क्योंकि वह लॉ एंड ऑर्डर को मानता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 10, बिलीविंग दैट मेंटेनिंग द सोशल सिस्टम एंड सोशल ऑर्डर इज एवरी सिटीजन्स ड्यूटी फॉल्स अंडर विच स्टेज। यह मानना कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह किस चरण के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के अंदर आता है, मतलब सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के द्वारा। या ऑप्शन बी अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास। या इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन डी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो देखिए सामाजिक ताने बाने को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह आपका आएगा किसमें? अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। यहाँ पर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात होगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 11 क्वेश्चन, मोरल रीजनिंग एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज बेस्ड ऑन। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल उत्तर पारंपरिक स्तर पर नैतिक तर्क किस पर निर्भर होता है या किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए ब्लाइंडली फॉलोइंग सोसाइटीज लॉ, समाज के नियमों को आंख मूंद कर पालन करने पर। एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स, अमूर्त स्वयं चुने गए नैतिक सिद्धांतों पर। या फिर गेटिंग रिवॉर्ड्स फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से पुरस्कार प्राप्त करने पर। या अवॉइडिंग फिजिकल पेन। तो देखें ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है ये आपका सबसे लास्ट लेवल है, 3rd नंबर का लेवल। तो इसका आंसर आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स, अमूर्त स्वयं चुने गए नैतिक सिद्धांतों पर। यह आपके पहले लेवल्स के हैं, ये 2nd लेवल का है और ये आपका 3rd लेवल का है। ये पहले लेवल की बात हो रही है, ये आपके 2nd लेवल की बात हो रही है और ये आपके 3rd लेवल की बात हो रही है। क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड रूल्स आर। सामाजिक अनुबंध के अनुसार कानून और नियम क्या है? रिजिड, ऑप्शन ए रिजिड एंड कैन नेवर बी चेंज्ड, कठोर है और इन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन बी लचीले उपकरण है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं। ऑप्शन सी बेकार चीजें हैं जिन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी केवल लोगों को दंडित करने के लिए थोपे गए हैं। तो देखा जाए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस लिए बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं वो लचीले हैं और एक तरह से उपकरण के तौर पर है जो क्या करते हैं? मानव के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्ट पीसफुली टू चेंज एन अनफेयर लॉ दे आर ऑपरेटिंग एट विच लेवल। यदि लोगों का एक समूह किसी अन्यायपूर्ण कानून को बदलने के लिए शांतिपूर्ण विरोध करता है तो वे किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन ए प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन बी कन्वेंशनल, ऑप्शन सी पोस्ट कन्वेंशनल, या ऑप्शन डी अनकन्वेंशनल स्तर। तो देखा जाए डी जैसा यहाँ पर कोई लेवल नहीं होता है कोहलबर्ग की थ्योरी में। अब देखिए इन 3 लेवल्स में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक स्तर, यह आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 14, द हाईएस्ट एंड मोस्ट मैच्योर स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन कोहलबर्ग थ्योरी इज। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास का सर्वोच्च और सबसे परिपक्व चरण कौन सा है? ऑप्शन ए लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ऑप्शन डी गुड बॉय ओरिएंटेशन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन, ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी अच्छा लड़का अभिविन्यास।
तो देखा जाए जो सबसे टॉप पर आएगा वो आएगा आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आंसर इज करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 15, एट स्टेज 6 अ पर्सन फॉलो देयर इंटरनल कंसर्न्स इवन इफ इट मीन्स। चरण 6 पर एक व्यक्ति अपने आंतरिक विवेक का पालन करता है भले ही इसका परिणाम यह हो। ऑप्शन ए, एक बड़ा नगद पुरस्कार मिलना, इस कारण से करता है, कानून के खिलाफ जाना या खतरे का सामना करना, या समाज से प्रशंसा मिलना, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करना। तो ये ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ, ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गेटिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ फेसिंग डेंजर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, Kohlberg presented hypothetical stories to children to study moral development. The most famous story is known as. कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए बच्चों के सामने काल्पनिक कहानियां प्रस्तुत की थी। सबसे प्रसिद्ध कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी ने अगर कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पर एक थ्योरी है हिंज डिलेमा, जिसमें वो क्या कर रहा है, एक पेशेंट है या एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी जो है क्या है, बीमार है, और उसकी दवाई के लिए वो क्या कर रहा होता है, चोरी कर रहा होता है। उस पर बेस्ड एक डिलेमा है, एक दुविधा है। तो इसका आंसर होगा हिंज डिलेमा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फेमस डिलेमा व्हाई डिड हिंज स्टील द मेडिसिन्स। प्रसिद्ध दुविधा जो है कोहलबर्ग की, उसमें हिंज ने दवा क्यों चुराई थी? ऑप्शन ए, टू सेल इट फॉर प्रॉफिट, उसे लाभ कमाने के लिए बेचना था इसलिए। ऑप्शन बी, वह मरती हुई पत्नी को बचाने के लिए उसने ऐसा किया। या ऑप्शन सी, केमिस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए। या ऑप्शन डी, क्योंकि उसे चोरी करना पसंद था। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा टू सेव हिज डाइंग वाइफ, क्योंकि वह अपनी मरती हुई पत्नी को बचाना चाहता था इसलिए उसने चोरी की थी। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 18, द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वेयर अ पर्सन हैज टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एक्शंस इज कॉल्ड। वह भ्रम की स्थिति जहां किसी व्यक्ति को सही और गलत कार्यों के बीच चयन करना होता है, वह क्या कहलाता है? क्या वह मॉरल रीजनिंग कहलाती है, या वो मॉरल डिलेमा कहलाता है, या वो मॉरल रियलिज्म होता है, या फिर वो कॉग्निटिव मैपिंग होती है? उसे नैतिक तर्क कहते हैं, या उसे नैतिक दुविधा कहते हैं, या फिर उसे नैतिक यथार्थवाद कहते हैं, या फिर वो संज्ञानात्मक मानचित्रण है। तो देखें, भ्रम की स्थिति हो गई है, जहां पर भी भ्रम होगा वहां पर क्या होगी, दुविधा होगी। इसका आंसर क्या होगा, मॉरल डिलेमा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस दैट पीपल यूज जस्टिफाई देयर मॉरल डिसीजन इज कॉल्ड। वह संज्ञानात्मक विचार प्रक्रिया जिसका उपयोग लोग अपने नैतिक निर्णयों को सही ठहराने के लिए करते हैं कहलाती है। ऑप्शन ए, नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा, या नैतिक तर्क, मॉरल रीजनिंग, या ऑप्शन सी, नैतिक यथार्थवाद, मॉरल रियलिज्म, या ऑप्शन डी, इगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित था। तो देखें, क्वेश्चन 19 का जो आंसर होगा वो होगा मॉरल रीजनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब एक कुछ किसी चीज के पीछे रीजन लगा पा रहे हैं, एक तर्क कर पा रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक निर्णय ले रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज मॉरल रीजनिंग। नंबर 20, लॉरेंस कोहलबर्ग वाज एन साइकोलॉजिस्ट। लॉरेंस कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? ऑप्शन है अमेरिकी, ऑप्शन बी स्विस, ऑप्शन सी रूसी, या ऑप्शन डी जर्मन। तो यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन ए। Question number 21, who argued that Kohlberg stages do not accurately reflect the moral development of humans? किसने यह तर्क दिया कि कोहलबर्ग के चरण महिलाओं के नैतिक विकास को सटीक रूप से नहीं दर्शाते? तो देखा जाए तो ऑप्शन ए, जीन पियाजे, ऑप्शन बी, कैरोल गिलिगन, या ऑप्शन सी, लेव वाइगोट्स्की, या ऑप्शन डी, बीएफ स्किनर। तो देखा जाए तो कोहलबर्ग के साथ में जो उनकी सहपाठी थी, जिन्होंने उनके साथ में शोध में जो हेल्प कर रही थी, उन्होंने ही क्या किया था, इसका अपोजिशन किया था, इसका अपोज किया था। ठीक है, वो थी कैरोल गिलिगन। उनका यह मानना था कि जो कोहलबर्ग है वो पुरुष प्रधान है। उन्होंने पुरुषों को ध्यान में रखते हुए थ्योरी दी है। कैरोल गिलिगन के अनुसार कोहलबर्ग के सिद्धांत में किसके प्रति एक बड़ा पूर्वाग्रह है? अकॉर्डिंग टू कैरोल गिलिगन, Kohlberg's theory has a major bias towards option A, male perspective, option B, female perspective, option C, children's perspective, and option D, animal rights. पुरुष दृष्टिकोण को लेकर, महिला दृष्टिकोण को लेकर, या बच्चों के को लेकर, या फिर पशु को लेकर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 23, कैरोल गिलिगन स्टेट्स दैट while men focus on justice, women's moral reasoning is often based on। कैरोल गिलिगन ने कहा कि जहां पुरुष न्याय और तर्क की बात कर रहा होता है या तर्क पर ध्यान करते हैं, वहीं महिलाओं का नैतिक तर्क अक्सर किस बात पर आधारित होता है। तो उनका क्या कहना था, तो ऑप्शन ए देखते हैं, लॉ एंड पनिशमेंट, कानून और दंड। ऑप्शन बी, केयर एंड रिलेशनशिप्स, देखभाल और रिश्ते। ऑप्शन सी, मनी एंड पावर, पैसा और ताकत। ऑप्शन डी, पर्सनल रिवॉर्ड्स, व्यक्तिगत पुरस्कार। देखें, तो जो कैरोल गिलिगन है उनका कहना था कि जो पुरुष है वो न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो भावनाएं और देखभाल और रिश्तों पर क्या करती है, केंद्रित करती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स रिसर्च डिजाइन इज दैट हिज ओरिजिनल सैंपल्स कंसिस्टेड ओनली ऑफ। कोहलबर्ग के शोध डिजाइन की एक आलोचना यह है कि उनके मूल नमूने में केवल शामिल थे ऑप्शन ए लड़कियां, ऑप्शन बी बॉयज एंड मैन, ऑप्शन सी किंडरगार्टन चिल्ड्रंस, ऑप्शन डी टीचर्स। क्या लड़कियां ही थी, क्या लड़के और पुरुष ही थे, या किंडरगार्टन के बच्चे थे, या शिक्षक थे। तो कोहलबर्ग की थ्योरी में या उनका जो उन्होंने सैंपल लिया था जिसमें उन्होंने रिसर्च की थी, उसमें कौन थे, बॉयज एंड मैन थे, जिसमें कहा जाता है कि वाइट मेल्स, सफ़ेद जो श्वेत अमेरिकी थे उन पर, और उन लड़कों पर उन्होंने क्या किया था, काम किया था। क्वेश्चन नंबर 25, critics points out that moral reasoning does not always translate into actual moral। आलोचक बताते हैं कि नैतिक तर्क, सोच हमेशा वास्तविक नैतिक तर्क या नैतिक रिक्त स्थान में परिवर्तित नहीं होता। 25 का क्या आएगा, देखें आलोचक क्या बताते हैं। आलोचक यह बताते हैं कि जो नैतिक तर्क है, जो मोरल रीजनिंग है, वो हमेशा वास्तविक मोरल किसमें परिवर्तित नहीं हो पाती है, शब्दावली में, व्यवहार में, स्मृति में, या फिर वृद्धि में, वोकेबलरी में, या बिहेवियर में, मेमोरी में, या ग्रोथ में। तो यहाँ पर ये बोलना है कि जो मोरल रीजनिंग है वो हमेशा मोरल बिहेवियर के फॉर्म में नहीं दिखाई देती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी टोटल डेवलपमेंटल स्टेजेस डिड कोहलबर्ग प्रपोज। कोहलबर्ग ने कुल कितने विकासात्मक चरणों का प्रस्ताव दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने टोटल 6 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे, 6। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कितने व्यापक स्तर है, हाउ मेनी ब्रॉड लेवल आर देयर इन कोहलबर्ग थ्योरी। यहाँ पर देखिए तो जो लेवल्स है वो कितने हैं, तो यहाँ पर लेवल्स है 3। 28, एक छात्र परीक्षा में नकल नहीं करता क्योंकि वह शिक्षा प्रणाली की ईमानदारी का सम्मान करता है। यह छात्र किस स्तर पर है। स्टूडेंट डज नॉट चीट इन एग्जाम बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स दैट या द इंटीग्रिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। दिस स्टूडेंट्स इज एट विच लेवल। देखो यहाँ पर कहा है एक बच्चा है जो एग्जाम में नकल नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो जो एग्जाम सिस्टम है या जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर क्या है, उसकी जो ईमानदारी है उसको लेकर उसका सम्मान करता है। तो किस स्तर पर होगा, ऑप्शन ए प्री कन्वेंशनल, ऑप्शन बी कन्वेंशनल, ऑप्शन सी पोस्ट कन्वेंशनल, ऑप्शन डी प्री मॉरल लेवल। तो यहाँ पर आएगा वह किस लेवल पर है, तो वह है कन्वेंशनल लेवल पर, पारंपरिक स्तर पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रंस प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे नैतिक विकास के चरणों में कैसे आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए एक यादृच्छिक या बिना किसी क्रम के, ऑप्शन बी एक निश्चित या सार्वभौमिक अनुक्रम में, या ऑप्शन सी अपनी शारीरिक ऊंचाई के आधार पर, ऑप्शन डी केवल वयस्क होने के बाद। देखें इन रैंडम ऑर्डर में बढ़ जाते हैं, या ऑप्शन बी नहीं फिक्स्ड यूनिवर्सल फॉर्म में जाते हैं, या ऑप्शन सी बेस्ड इन देयर फिजिकल हाइट, या फिर डी ओनली आफ्टर रीचिंग एडल्टहुड। तो इसका आंसर आएगा इन अ फिक्स्ड यूनिवर्सल सीक्वेंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 30 क्वेश्चंस, टू प्रमोट मोरल डेवलपमेंट इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। कक्षा में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों को स्कूल के नियमों को आंख मूंद कर रटने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों को नैतिक मुद्दों और दुविधाओं पर चर्चा में शामिल करना चाहिए, ऑप्शन सी प्रश्न पूछने वाले छात्रों को दंडित करना चाहिए, ऑप्शन डी मूल्यों के बारे में बात करने से बचना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन क्या है, आस्क स्टूडेंट टू ब्लाइंडली मेमोराइज स्कूल रूल्स। क्या यू बोल दो कि जो रूल्स है उसको फॉलो करो, नहीं। ऑप्शन बी इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिस्कस ऑन मॉरल इशूज एंड डिलेमास। हमें क्या करना है, उनसे मॉरल इश्यूज को लेकर डिस्कस करना है और मॉरल दुविधा जो नैतिक दुविधाएं उनको लेकर उनसे चर्चा करना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों 30 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।